नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात है एंग्री यंग मैन की। क्या एंग्री यंग मैन सीरीज में सलीम जावेद की जोड़ी की फिल्मी कहानी पूरी तरह से बयां हो सकी है? और आखिर इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना? आज हम इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि पिक्चर प्लस को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ अभी कर लीजिए। यहाँ एंग्री यंग मैन की बात हो रही है और एंग्री यंग मैन की जब बात होती है तो वह एक राइटर क्लब का प्रभाव पैदा करता है, जो कि सलीम जावेद एक राइटर क्लब थे। तो एंग्री यंग मैन यहाँ पर उसका आशय है, लेकिन इस एंग्री यंग मैन ने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एंग्री यंग मैन को पैदा किया था। दिलचस्प बात यह है कि सन 1970 के आसपास जब इस जोड़ी का नाम पर्दे पर आता है, उससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में पंडित मुखराम शर्मा, अबरार अलवी, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे कई लेखकों के नाम और राइटिंग का अपना जादू था, लेकिन एंग्री यंग मैन सीरीज में उनका कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में ये जो एंगर यानी गुस्सा होता है, वह भी फिल्मी पर्दे पर सक्सेस का एक मसाला हो सकता है। इसको सलीम जावेद ने बखूबी समझा था और उसे टाइम रिफ्लेक्शन के साथ फिल्मों में पेश किया। हालांकि नैतिकता के रास्ते से भटके नौजवान को इससे पहले भी आवारा, मदर इंडिया और गंगा जमुना या फिर काला बाजार जैसी फिल्मों में दिखाया गया था, लेकिन सलीम जावेद ने जिस गुस्सैल नायक को पेश किया उसमें अपने दौर के युवाओं का प्रतिबिंब था। यह गुस्सैल नायक अकेला था, वही कहानी था और वही कैरेक्टर भी। वह किसी एपिक का रूपक नहीं था, वह सोलो कैरेक्टर में दर्शकों को एक रिफाइंड और कन्विंस्ड प्रोटेगोनिस्ट दिखता था, जो उससे सीधा कनेक्ट कर जाता था। निश्चित तौर पर जंजीर इस लिहाज से न केवल अमिताभ बच्चन और न ही सलीम जावेद बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हालांकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस सीरीज का नाम कितने आदमी थे भी हो सकता है, लेकिन एंग्री यंग मैन एक राइटर क्लब को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उन्होंने इसे यह नाम देना चाहा होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस शोले फिल्म का यह डायलॉग है, कितने आदमी थे, तो वहाँ भी दो लोग थे, जय और वीरू, यानी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। पर्दे पर दोनों दोस्त, और उस किरदार को गढ़ने वाले रियल लाइफ में भी दो ही हैं, यानी सलीम और जावेद, और दोनों दोस्त हैं। यह नाम भी इसलिए थीम के बहुत करीब हो सकता था, क्योंकि सलीम जावेद ने जितनी फिल्में लिखी है उन सारी फिल्मों में ना तो केवल अमिताभ बच्चन है और ना ही सिर्फ एंग्री यंग मैन। दोस्तों, इस सीरीज में सलीम जावेद की जोड़ी क्यों टूटी, इसे एक मसाला एलिमेंट की तरह पेश तो किया गया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। निश्चित तौर पर अगर एक सक्सेसफुल जोड़ी बनती है और फिर टूटती है तो लोग उसकी कहानी उतने ही मज़े लेकर जानना चाहेंगे जितना कि उनकी जोड़ी बनने या उनकी सक्सेस की कहानी को जानना चाहते हैं। सीरीज के मुताबिक उनकी आखिरी फिल्म शक्ति थी। इसके बाद उनके रास्ते जुदा हो गए। हालांकि इसके कुछ समय बाद जावेद अख्तर की लिखी एक और फिल्म आती है, मशाल। 1984 की उस फिल्म में दिलीप कुमार और अनिल कपूर थे और साथ में थी वहीदा रहमान और रति अग्निहोत्री। मशाल में भी एंगर था, अनिल कपूर एंगर कैरेक्टर में थे। दोस्तों, इस सीरीज में सलीम खान की जोड़ी टूटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सलीम खान भी कुछ नहीं कहते, लेकिन जावेद कहते हैं कि धीरे धीरे हम दोनों की शाम की मुलाकातें कम होने लगी। उनके भी नए दोस्त बन चुके थे और मेरे भी। हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त देना कम कर दिया। फिर इस तरह हम फाइनली अलग हो गए। लेकिन दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि सलीम खान ने इस बारे में अपने बेटे अरबाज खान को एक इंटरव्यू दिया था और इसकी तरफ इशारा किया था। हालांकि उस इंटरव्यू का वह हिस्सा
अब वहाँ से एडिट कर दिया गया है। सलीम खान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन हम लोग साथ साथ बातचीत कर रहे थे, तब जावेद ने ही सबसे पहले कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, जिस पर सलीम खान ने हामी भर दी। इसके बाद सलीम खान बताते हैं कि दरअसल उन दिनों जावेद के भीतर गीत लिखने का शौक होने लगा था और वह गीत लिखना चाहते थे और वह गीत लिखते भी थे, लेकिन मैंने कहा कि गीत लिखना मेरे वश की बात नहीं है। गीत में हम दोनों का नाम साथ साथ नहीं जा सकता। जो चीज़ मुझे नहीं आती उसमें मैं अपना नाम कैसे दे दूं? इसके बाद जावेद अख्तर अलग हो गए और उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। दोस्तों, सलीम जावेद की ये बात कई मायने में उचित जान पड़ती है और सच्चाई के करीब भी लगती है। ज़रा टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा। उनकी आखिरी फिल्म शक्ति साल 1982 में आती है। इसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं और इससे एक साल पहले सन 1981 में फिल्म आती है सिलसिला, जिसमें जावेद अख्तर ने अपना सबसे पहला गाना लिखा था, देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए। यह गाना अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया था। यहाँ से जावेद अख्तर ने गीत लिखना प्रारंभ कर दिया, यानी सन 1981-82 में एक कहानीकार, पटकथाकार अपनी मंजिल हासिल कर लेता है और उसके बाद एक गीतकार का उदय होता है जो कि नए रास्ते पर आगे बढ़ता है। बहरहाल मुझे लगता है जावेद अख्तर में यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्वाभाविक था। इसकी कई और वजह भी हैं। जैसा कि दोनों ने सीरीज में बताया है, कहानी सलीम खान की होती थी, स्क्रीन प्ले दोनों मिलकर लिखते थे और उसके बाद डायलॉग राइटिंग का ज़्यादा हिस्सा जावेद अख्तर पूरा करते थे। दोस्तों, उनके लिखे डायलॉग आज भी पॉपुलर है और उसमें एक मीनिंगफुल रिदम होता था। वैसे भी डायलॉग राइटिंग एक मीनिंगफुल एफर्ट होता है जिसमें रिदम की दरकार होती है। जावेद अख्तर में यह मीनिंगफुल रिदम उनकी विरासत की देन थी। वह प्रगतिशील आंदोलन से निकले थे और उनके पिता जानिसार अख्तर प्रसिद्ध शायर थे और माँ साफिया भी उर्दू की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। और जब वो मुंबई में आए थे तो कैफ़ी आज़मी से उनकी नज़दीकी हुई थी। कैफ़ी आज़मी भी एक प्रसिद्ध शायर, उन्होंने फिल्मों में कई गीत लिखे हैं। खुद जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर भी फिल्मों में तमाम गीत लिख चुके हैं। दोनों की नज़दीकी ने उनके भीतर गीतकार को जन्म दिया। अनोखी बात यह है कि जावेद अख्तर सन 1984 में जब अभिनेत्री शबाना आज़मी से दूसरी शादी करते हैं, जो कि प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी की बेटी है, यानी एक पोएट्री घराने का दूसरी पोएट्री के घराने से संगम होता है। उनकी राइटिंग पर इस पोएट्री वाली विरासत का असर होना लाजमी था। यकीनन सलीम खान बड़े किस्सा गो रहे हैं, लेकिन जावेद अख्तर की अपनी शख्सियत एक लिटरेरी पर्सन की भी है। उन्हें उर्दू लिटरेचर में योगदान के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका है। सवाल उठता है, क्या जोड़ी टूटने के बाद उन्होंने अपनी और पत्नी शबाना आज़मी की विरासत को ध्यान में रखते हुए अपने साहित्यकार इमेज को बिल्टअप करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहा, जिसके बाद सलीम खान की पहचान और यादें उनकी फिल्मों तक ही सीमित रह गई, जबकि जावेद अख्तर सिनेमा के साथ साथ लिटरेचर वर्ल्ड में भी शुमार हो गए। अगर एंग्री यंग मैन की अगली कोई सीरीज आती है तो इन सवालों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।